तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री भाग पहले का पार्ट दूसरा, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे। ये जनपद क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता और इस वैदिक सभ्यता में किस तरीके के संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था और वैदिक सभ्यता अपनी शुरुआत कर रही थी। वैदिक सभ्यता की शुरुआत करने वाले कौन थे? ये आर्य थे। आर्य यानी आर्य कौन? हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि आर्य पशुपालन करते थे, घुड़सवारी करते थे और ये घूमतू जनजाति यानी ये घूमती रहती थी, एक जगह से दूसरे स्थान पर, दूसरे से कहीं और, इस तरीके से ये सफ़र में रहते थे। और इनके ही द्वारा कुछ वेदों की रचना की गई, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ आगे करूँगा। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी जो सी सभ्यता आई हड़प्पा सभ्यता के बाद, ये ग्रामीण यानी गांव में बसने वाली सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। इसमें कुछ वेदों की रचना हुई, जो प्रमुखतः 4 वेद थे। इसमें प्रमुख वेद था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। ये मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है चारों वेद इसी तरीके की। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद आए, यानी वैदिक सभ्यता अपना मतलब इनका थोड़ा वो होने लगा, मतलब ये थोड़े घटते गए, ग्रामीण से निकलकर ये कहीं और जाने लगे अपना व्यापार करने के लिए। तो कुछ प्रमुख राज्यों का निर्माण हुआ, यानी लोग अपना विकास उस दौरान कर रहे थे और नए नगरों का विकास हो रहा था। यही मैंने इस सेकंड पॉइंट में लिखा है। इसमें यानी वैदिक सभ्यता का थोड़ा कम होने लगे लोग, जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा, लोग गांव से आते हैं और लोग शहरों में आकर अपना काम करते हैं, अपने घर का गुजारा करने के लिए आके बस जाते हैं। अच्छा है ये भी। वैदिक काल, अब मैं आपको वैदिक काल समझाता हूँ। वैदिक काल 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ऋग्वेद, यानी जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, और उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल कब आया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी जितने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के शासक जो उन्हें समर्थन कर रहे थे, उनका पतन होना कम हो गया, उनका वो होने लगे, और हमारे हिंदू सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य, अब हम थोड़ा, ये मैंने थोड़ा बीच में इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पटना, यानी वर्तमान में पटना, परंतु उस समय पाटलिपुत्र में हुआ। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसके साथ रखी? इनके गुरु चाणक्य के साथ। एक प्रमुख बात है जो घनानंद और चाणक्य के बीच में हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। घनानंद मतलब ये नंद वंश के द्वारा पद्मनंद हमेशा हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष एक सभा आयोजित करते थे, जिसमें पद, गद और कई प्रकार के श्लोकों की चर्चा उस सभा में की जाती थी। एक बार घनानंद यानी अंतिम शासक नंद वंश के, इन्होंने
एक सभा आयोजित की जिसमें चाणक्य गुरु के तौर पर और उनके शिष्य उसमें शामिल हुए। उसमें उनसे कुछ वार्तालाप हुई जिससे घनानंद नाखुश थे, क्योंकि उसमें वे अपने से रिलेट हर चीज़ को अपने से रिलेट कर रहे थे। जैसे कि अगर उनसे पूछा जाता कि सबसे लालची कौन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम मेरे को भी लालची कहोगे। तो इस बात को देखकर चाणक्य खुश नहीं हुए और वे उठकर वहाँ से चल दिए। तो फिर धनानंद ने पूछा, क्या तुम मेरे से भिक्षा नहीं लोगे? यानी उनकी बेइज्जती हो गई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद चाणक्य ने एक बात बोली। चाणक्य ने कहा, शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक के हाथ में ही प्रलय और निर्माण होता है। इसकी बात का मतलब एक बहुत बड़ा है। इस बात का मतलब है कि शिक्षक ही व्यक्ति को बनाता और बिगाड़ता है। अब हमने चंद्रगुप्त के गुरुजी के बारे में बात कर ली। चंद्रगुप्त की हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, मगर ये अभी चंद्रगुप्त के हम थोड़े बाद में बात करेंगे। पहले हम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है क्या? इसका आप चैप्टर खोलोगे, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके अंदर बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके जस्ट नीचे लिखा है प्रिंसेप और पियादसी। पियादसी क्या है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग अशोक के लेखों में किया जाता था। अब मैं आपको इसका पूरा, ये जितना भी ब्राह्मी और खरोष्ठी के बारे में पूरा इतिहास बता देता हूँ। 830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाल लिया। उस अर्थ निकालने के बाद इन्होंने पता किया कि अधिकतर लेखों में, अभिलेखों में और सिक्कों पे इसी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद उन्हें पता, इसके बारे में एक बात और पता चली कि जैसे प्रिंसेप ने ये बात पता की कि अधिकतर सिक्कों पर पियदस्सी राजा का नाम लिखा था। अब वो पियदस्सी था कौन? पियदस्सी मतलब होता है मनोहर। इसमें आप, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था यही क्वेश्चन कि पियदस्सी क्या है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में प्राप्त पियदस्सी नाम से क्या तात्पर्य है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। मैंने, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, मैंने फिर लास्ट फाइनल में ये कर दिया था। उसमें मेरा डायरेक्ट ये आ रहा था ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि क्या होती है। मैं पियदस्सी से कंफ्यूज हो गया था, मगर ब्राह्मी और खरोष्ठी का मैंने पूरी तरीके से याद कर रखा था और उसी तरीके के मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ। आपको बस करना क्या है, आपको मेरे साथ नोट्स बनाने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा। आपको अगर आपने वो बाद में कर लिए मेरे पढ़ाने के बाद, तो आप बहुत अच्छे प्रदर्शन करोगे पेपर में। अब मैं आपको बताता हूँ पियदस्सी है क्या। मनोहर मुखर्ती वाला राज्य, यानी सुंदर मुंह वाला राज्य, राजा। ऐसा कौन था? अशोक के समय में ही अशोक को पियदस्सी कहा जाता है। ये आपकी किताब में भी लिखा है। अब मैं आपको ये दो भाषाएं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग भाषाएं हैं। पहले मैं आपको खरोष्ठी के बारे में कुछ दो पॉइंट बताऊंगा, दो खरोष्ठी और दो ब्राह्मी लिपि के बारे में। पश्चिमोत्तर यानी हरियाणा और राजस्थान की तरफ कुछ हमें अभिलेख मिले जिनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी लिपि के साथ, यानी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था इस लिपि में। अब मैं आपको ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ब्राह्मी लिपि के बारे में मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा। एक तो ये ब्राह्मी लिपि बहुत पुरानी है और दूसरा, लगभग भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ी जाती हैं उनकी जड़ ही ब्राह्मी लिपि है। हिंदी की शुरुआत आप अगर पढ़ोगे तो हिंदी ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। पाली,
जितनी भी भाषाएं आई हैं सब ब्राह्मी लिपि की ही देन है। अब मैं आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी की मूर्ति है। ये है खरोष्ठी लिपि, इसमें आ ऐसे लिखा जाता है, कई प्रकार से आ ई उ लिखा जाता है। ये है, और ये है ब्राह्मी लिपि। अब हमने सिक्कों के बारे में कुछ देर पहले जिक्र किया था। इसमें बोला था हमने सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए थे। सिक्कों के बारे में हम बात करते हैं। सिक्कों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? सिक्कों का प्रयोग एक तो ये व्यापार में करते होंगे, सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ के लिए क्या बनाए गए हैं तो वो व्यापार के लिए करते होंगे, यानी विनिमय के लिए। दूसरा, ये किस धातु से बनते थे? तांबे और चांदी के आहत सिक्के जो 6ठी शताब्दी पूर्व सबसे पहले प्रयोग में आए। शासकों के नाम और चित्रों के साथ सबसे पहले सिक्कों हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए, यानी हिंदू शासकों ने इन सिक्कों का इन्होंने संचालन किया, इन्हें चलाया। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा ही था, यानी सेम टू सेम। जैसे जैसे उन्होंने सिक्के चलाए वैसे वैसे ही सिक्के यानी हमने यूनान से देखकर या फिर रोमन से देखकर हमने उन सिक्कों का निर्माण किया हुआ, क्योंकि उसी वजन और उसी आकार के थे। सोने के सिक्के सबसे बेहतरीन सिक्के थे। सोने के सिक्के सबसे बेहतरीन सिक्के गुप्ता शासकों ने चलाए। गुप्ता शासक कौन सा गुप्ता शासक हो सकता है? वो थे समुद्रगुप्त। ये वाला पॉइंट। अब हमने सिक्के लिए हैं अब हम पढ़ते हैं 16 जनपद। 16 जनपद के बारे में कुछ प्रमुख बातें के चर्चा करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं हम 16 जनपद। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक को एक प्रारंभिक राज्यों का बदलावकारी काल माना जाता है। इस काल को अक्सर नगरों, लोहे के बढ़ते इस्तेमाल एवं सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी इसमें हमने नगरों का विकास किया, नगरों में आए लोग बसने लगे और अपना कृषि और कुछ और चीज़ों के लिए अपना विकास करने लगे। लोहे के बढ़ते इस्तेमाल, यानी लोहे कृषि के लिए उन्होंने हल बनाना शुरू कर दिया लोहे के, इस तरीके से। और उन्होंने सिक्कों में भी विकास किया, उन्होंने सोना, चांदी, तांबे के सिक्के चलाने शुरू करे। इसी समय बौद्ध और जैन सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का जिक्र है, यानी ऋग्वैदिक काल में 16 महाजनपद थे। यानी वो 16 राज्य थे जो बड़े बड़े थे उस समय ऋग्वैदिक काल में। उनका नाम कुछ इस प्रकार है, मतलब ये कुछ ही राज्य, जैसे कि कुछ प्रमुख राज्य कौन कौन से, जैसे कि आपने देखा अभी हमारे राज्यों में कुछ परिवर्तन आया। अब पिछले साल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से वर्तमान में हमारे पास केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो इसमें परिवर्तन आया, तो यानी ये परिवर्तन साल दर साल होता रहा, मगर इसमें हर वर्ष हर उसमें कुछ प्रमुख राज्य रहे जो थे, कुछ जनपद रहे जो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती।
मैं आपको इनके बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ थे। पंचाल यहाँ, कुरु यहाँ, कौशल यहाँ है, वज्जी यहाँ है, मगध यहाँ, चेदी यहाँ, गंधार यहाँ है, बस। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन था, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो सी जनपद थे जहाँ पर ज़्यादा जनपद हैं, अधिकांश यानी ज़्यादातर जनपदों पर राजा का शासन था, और कुछ पर गण और संघ के नाम से राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। हर जनपद पर राजधानी को किले से घेरा गया था, किलेबंदी से घेरा गया था। किलेबंदी किस तरीके से? किलेबंदी राजधानी को के रखरखाव और प्रारंभिक सेना और नौकरशाही के लिए अधिक धन की ज़रूरत थी, यानी अगर तुम्हें उन्हें रखना है तो कुछ पैसे भी देने होंगे। यानी अगर तुम सेना रखोगे, जैसे कि अभी इंडिया में भी सेना के लिए भी पैसे रखने पड़ते हैं, नौकरशाही के लिए भी पैसे रखने पड़ते हैं, यानी इसके लिए हमें धन की ज़रूरत होगी, तो हम क्या करेंगे? अब मैं उसका बात बता दूँ। उसी के लिए शासकों ने व्यापारियों और किसानों से कर वसूलते थे। और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने स्थायी सेना को रखना शुरू कर दिया और नौकरशाहियों को भी रखना शुरू कर दिया। और कुछ राजा ऐसे थे जो लूटते थे और लूट कर ये अपनी सेना को और नौकरशाहियों को शक्तिशाली स्थापित करते गए। अगला है मगध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध का इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला बनता है, मगध महाजनपद इतना समृद्ध और शक्तिशाली होने के कारण क्या है? यानी ये बहुत समृद्ध भी था क्योंकि इसके पास प्राकृतिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक सब तरीके से इसके पास अधिक समृद्धि थी और शक्तिशाली। अगर आपके पास प्राकृतिक रूप से शक्ति आ रही है, अगर आपके पास राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्ति आ रही है, तो आप कैसे समृद्ध नहीं होंगे और शक्तिशाली नहीं होंगे? तो अब हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ये प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से था। इसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं, इन्हें किलेबंदी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि इनके पास पहाड़ थे जो इनकी सुरक्षा करते थे, इनकी रक्षा करते थे। इनके पास उपजाऊ भूमि थी। इस मगध राज्य के पास, मगध जनपद के पास गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई की जाती थी और जिसके कारण फसल अच्छी होती थी। जंगलों में उसी के आसपास जंगल भी थे जहाँ से इन्हें हाथी मिल जाते थे और हाथी का प्रयोग ये सेना में करते थे, जिससे उन्हें राजनीतिक समृद्धि मिलती थी। योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक भी थे। यहाँ पर जितने भी आए सब योग्य भी थे और महत्वाकांक्षी थे, दिमागदार और अच्छे निर्णय लेने वाले। अच्छी सिंचाई होती थी जिसके कारण व्यापार में वृद्धि होती थी और अच्छा कर मिलता था, राज्य में विकास होता था। लोहे की खदानें थी जिसके कारण सेना में हथियार बनाए जाते थे और कृषियों के लिए हल बनाए जाते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, धातुएं बनाई जाती थी ताकि ये अपना विकास कर सके। दूसरा, अब कल से हम पढ़ेंगे अपना अगला एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य ने भी अपने पैर जमाए और अपना इसका भी साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ये है 16 जनपद, मैंने आपको बता दिया है। ये है मगध राज्य। ये पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार से लगता हुआ, मध्य प्रदेश से लगता हुआ, बांग्लादेश
ये है मगध, उड़ीसा के पास में भी। ये है नंद वंश के समय भारत का नक्शा। यहाँ तक नंद वंश ने अपना शासन कर रखा था। ये है चंद्रगुप्त। जब चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार राज्य गद्दी संभाली तो उनके हाथ में इतना साम्राज्य था। तो आज हमारा चैप्टर पूरा नहीं, पहला पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। मैं आज अब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे साथ साथ नोट बनाइए और चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए अपना भी, अपने घर वालों का भी। ओके।